एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बाकी के टेस्ट दिखाए हैं, तो मैं टेस्ट नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। तो देखिए, ये है मेरा टेस्ट नंबर फर्स्ट और ये भी मैंने करोल बाग में जाकर ही दिया था। आज ये मैंने 22 अक्टूबर को दिया था। तो ये वाला टेस्ट मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को शो कर दूँ। तो देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारे टेस्ट मतलब अपना शो कर दिया है, जिसमें कि आपको फॉर्मेट बताए हैं, कैसे आपको आंसर्स लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताना स्टार्ट करती हूँ कि ये टेस्ट में मैंने कितना गेन किया और कैसे किया और इसमें क्या गलतियां हुई, जो कि मैं आपको बताते आ रही हूँ बाकी के टेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो मैंने गेन किया था ना, इसमें मैंने 61 मार्क्स गेन किया था और ये मेरा टेस्ट नंबर 1 था, जिसके सिलेबस थे यूनिट 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 एंड 2.2। ये मेरा सिलेबस था इस वाले टेस्ट का। तो देखिए, 61 मार्क्स मैंने इसमें गेन किया। तो मैंने कैसे गेन किया ये मार्क्स, और देखिए इस यूनिट में 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 एंड 2.2 में इसमें जो है हाईएस्ट मार्क्स मीन्स ये कितने गए थे, 63 गए थे और मेरे 61 आए थे। तो मीन्स इसमें क्या है कि आप कितना भी मेहनत कर लो, इसमें कैसे भी लिखो तो थोड़ा बहुत बाकी के कंपेरिजन्स में इसमें कम होते हैं। तो देखिए, इसमें जो मुझे इवेल्यूशंस, लैंग्वेज, आर्टिकुलेशंस, इसमें मुझे क्या मिला है, गुड मिला है। इसमें सर ने क्या बोला, मुझे क्या कमेंट दिया है, तो डियर प्रीति, रिवाइज वंस अगेंस्ट द टॉपिक वेयर यू स्कोर्स लेस। तो सर का कहना है कि जिस टॉपिक में आपको थोड़ा कम मिला है उस टॉपिक को फिर से जाके आपको रिवाइज करना है। देखिए, टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपको ये पता चल जाता है कि मेरी कमी कहाँ है, मैंने जितना प्रिपेयर किया है मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो मेरे को ये बहुत सारी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने टेस्ट से ज्वाइन किया। अब जो एफर्ट नहीं कर सकते तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये टेस्ट दिखाकर बताकर कि मेरे क्या कंफ्यूजन थे, तो शायद आप लोगों की कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इसके बाद क्या करें, अब जैसे टेस्ट सीरीज सारे हो जाएंगे तो फिर मैं जैसे जैसे टेस्ट देते रहूंगी और मेरे को इवेल्युएटेड सीट मिलते रहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूंगी। तो लेकिन उस बीच में हम क्या करेंगे कि जितने भी मीन्स कुछ क्वेश्चंस होंगे तो स्टार्ट करेंगे एकदम सिलेबस से, और मतलब दिसंबर में तो यही करना है। उसके बाद जो है फिर प्रीलिम्स भी आ जाएंगे, तो प्रीलिम्स ऑनवर्ड्स जनवरी जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देना। तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं कर रही हूँ और कैसे कैसे टेस्ट दे रही हूँ, क्या क्या स्कोर कर रही हूँ। तो क्या है कि इसमें और क्या बोला है सर ने मुझे कि इंक्लूड द थियोरेटिकल्स पोर्शंस एज नीडेड बाय द क्वेश्चंस। उनका कहना था कि कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस को भी आपको ऐड करना है। फॉलो क्वेश्चन स्पेसिफिक कमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन योर आंसर, रीड एंड प्रैक्टिस मोर यू कैन सी योर मेजर। मतलब ये बातें तो मुझे सर ने मतलब हर टेस्ट में बोला है कि रीड एंड प्रैक्टिस मोर यू कैन सी योर मच बेटर। तो ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो पीछे के मतलब अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो मैं क्वेश्चंस दूंगी, फिर आप उसका आंसर्स लिखोगे, फिर मतलब आप इवेल्युएशंस के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स इन अबाउट द 150 वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट जो था वो 125 मार्क्स के टोटल तो होते हैं और 1.5 आवर्स के होते हैं। या हाफ लेंथ टेस्ट है। टोटल के जो लास्ट के 4 होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। और ये इसमें क्या होते हैं कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो 4, 15 मार्क्स वाले 3 और 20 मार्क्स वाले वो 2 क्वेश्चन होते हैं। जो 10 मार्क्स वाले होते हैं वो 2 पेजेस में लगभग आपको 150 वर्ड्स मतलब 2 पेजेस में हो जाते हैं, तो 2 पेजेस में लिखना होता है। और जो 15 मार्क्स वाले होते हैं 3 पेजेस में, और जो आपका 20 मार्क्स वाले होते हैं वो 4 पेजेस में आपको लिखना होता है। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, जैसे कि मैंने पहले के टेस्ट में भी आपको बताया, इन बातों का जिक्र किया कि टाइम को मैनेज करके टेस्ट को लिखना है। ठीक है कि उस टाइम में आप पढ़ ले तो बहुत कुछ, जैसे मैं भी पढ़ती हूँ बहुत कुछ है, मेरे को याद आता है, लेकिन उस टाइम में जिस टाइम में आप आंसर्स लिख रहे हो, जिस टाइम पे आपका टाइम लिमिटेशन है, एट दैट टाइम आप क्या लिख पा रहे हो। ओके
मतलब ये मैटर करता है। तो ये पहला क्वेश्चन था सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस। तो मैंने जैसे आपको बोला कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट है, मतलब वो उनका नाम लिखना है, राइटर्स के नेम लिखने हैं, उनके बुक है अगर तो वो बुक के नेम, उनके ईयर्स, उसके बाद उन्होंने उसमें क्या बोला है वो उन चीज़ों को आपको लिखना है। तो क्योंकि आप अगर सिंपल लिख देते हो तो फिर जीएस और ऑप्शनल में कोई तो डिफरेंस ही नहीं रह जाता। तो जो ऑप्शनल होती हैं वो रैंक मतलब डिसाइड करती है। और साथ में ऐसे पेपर, जो ऐसे पेपर्स है वो भी मैं बताऊंगी कि ऐसे पेपर्स को कैसे मतलब लिखते हैं। मैंने बहुत सारे आंसर्स उसके भी लिखे हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग्स इन हिज बुक फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी 1973, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस को क्या किया, मतलब पूरा मतलब उन्होंने क्या बोला है वो लिखा है। उसके बाद इनके फंक्शंस ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब जो बॉडी पार्ट्स में है उनमें भी अगर आपको किसी राइटर्स का नाम याद आ रहा है तो आप उनमें भी इंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूजन्स को भी उसके साथ एंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट्स, फिर कंक्लूजन्स। तो बॉडी पार्ट्स में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो जिसमें कि आपको राइटर्स के नाम को भी इन्वॉल्व कर दोगे तो और भी बहुत अच्छी बात होंगी। और कंक्लूजन्स में भी, जैसे कि मैंने कंक्लूजन्स में भी इंक्लूड किया है कि एज सोरोकिन हैज नोटेड अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, तो इस तरीके से मैंने इसमें कोट किया है। तो फिर भी देखो कि इतना करने के बाद आपको 10 में 6 मिलता है, मीन्स 10 में 6 मिलता है कि दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ 150 वर्ड्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। क्या है तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एज आई डिफाइंड समटाइम्स क्या होता है कि मेरे को ये मतलब एकदम से राइटर्स के नेम जो है याद नहीं आ रहे होते हैं, और मेरे को मतलब आप कहीं भी पढ़ लो कुछ भी, मतलब आपको बुक से भी नहीं मिल रहे होते हैं, तो उस टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं लिखती हूँ ताकि सर मुझे जो बोले तो मैं उस नेम को फिर क्या कर सकूँ, ऐड कर सकूँ। तो इस तरीके से आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हो। अब देखिए, अगर चैनल पे आप न्यू हैं और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अपने फ्रेंड्स से शेयर इसलिए करें क्योंकि उनको भी अगर इनकी मतलब डाउट्स हो कुछ तो क्लियर हो सके, और किसी भी तरीके के बाकी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो देखिए, फ्रेंड बोआस इज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। फिर उनके एम क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुई, मतलब बीच बीच में आप देखो कि ईबी टेलर का मैंने नेम इंक्लूड किया, डल हेमंड्स का नाम इंक्लूड किया। तो इस तरीके से मैंने नेम जो है बॉडी पार्ट्स में भी इंक्लूड किया, इसके स्कोप क्या है, फिर रेलेवेंस क्या है, फिर कंक्लूजन्स। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चर। तो जिस तरीके से फॉर्मेट मैंने बताया उस तरीके से आप इनमें भी क्या कर सकते हो, और कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस करना है, आपको आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। और पिछला 2 टेस्ट को मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दिखाया था, और ये जो है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैंने नेम इंक्लूड किया है, लेवी स्ट्रॉस का नेम इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर कंक्लूजन, मतलब मैंने इसी तरीके इन तरीकों का फॉर्मेट तो रखा, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट्स, फिर कंक्लूजन। अब देखिए ये इथनोसेंट्रिज्म्स है, इसमें भी मैंने, अब सर ने लिखा है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपको इंक्लूड करना है। तो वो भी देखिए कितने अच्छे से, मतलब कितनी मेहनत से मैंने लिखी है, फिर भी आप देख सकते हो 10 में 5। तो इसका क्या रीजंस है, इसका रीजन ये है कि आपको टेस्ट में जो आप ये चीज़ श्योर हो जाओ कि अगर आपको 10 में 5 मिल रहा है तो एग्जाम में इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। और ये चीज़ें होते हैं, देखो कभी कभी ये भी डिफरेंस हो जाता है कि आपका जो एग्जाम्स में चेक हो रहा है और फिर यहाँ चेक हो रहा है, तो आपके आंसर चेक करने वाले मतलब कुछ तो जो है उस तरीके का आपने जो आंसर्स लिखा है उनकी क्या सोच है, तो इन सब पे तो डिपेंड करता है। लेकिन अपना तो बेस्ट देना है, जिस तरीके से आंसर्स लिखना चाहिए वो तो लिखना है। तो इस तरीके से मैंने इनका भी फॉर्मेट वही रखा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू द देयर अदर डिसिप्लिन्स। तो मैंने ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इनकम्प्लीट मैंने लिखा, क्योंकि मतलब एकदम टाइम से की लैक हो जाती है। देखिए सिग्निफिकेंस लिखा है मैंने इसका, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट भी अच्छे से लिखा है, और फिर बाकी के जो है मेरे को मतलब एकदम से टाइम की इतनी प्रॉब्लम हो गई, मैं सोच सकती नहीं थी क्योंकि इतने टाइम थे नहीं। तो इस तरीके से वो जो थोड़ी सी मतलब देखिए फिर भी मैंने लिखा है, तो अगर बिल्कुल ही छोड़ देते तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन लिखा है तो मेरे को इसमें मार्क्स मिला है, मतलब 4 मार्क्स मिले हैं फिर भी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चरल सिविलाइजेशन। इस तरीके से ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसको 3 पेजेस में लिखना था। तो इस तरीके से मैंने कल्चर को पहले डिफाइन किया, फिर देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर लिखा, तो मैंने उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस में कर दिया उसका। फिर इस तरीके से मैंने अपने आंसर्स को एंड किए, उसके कैरेक्टर, फिर सिविलाइजेशंस लिखा, फिर सिविलाइजेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा। तो इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चंस को कंक्लूजन्स के साथ एंड किया। अब नेक्स्ट है फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी इन ब्रिजिंग द ग्लोबल डिस्पैरिटी एंड इनइक्वालिटीज टू फोस्टर्स अ मोर कंपेंसेट्स एंड पीसफुल वर्ल्ड। इस तरीके से ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसको मैंने किया, और उसी तरीके से किया जिस फॉर्मेट में आपको बताया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैलिनोस्की, ब्राउन एंड बोआज, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पहले तो एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया, और वैसे भी ऐसे सिंपल नहीं है, मैं राइटर्स के नाम के साथ किया है। इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चंस को एंड किया, कल्चरल रिलेटिविज्म लिखा, फिर इस तरीके से कंक्लूजन्स के साथ आंसर्स को एंड किया। तो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रिलेशन टू द अदर सोशल साइंस। अब देखिए इस तरीके से इसको भी किया। देखिए पहले क्या होता था कि मैं कंफ्यूजन में ये थी कि जैसे मैं लिख देती थी इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट में कंक्लूजन्स लिखती थी, तो ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने देखा कि इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं दिया सर ने कि नहीं लिख सकते। पहले मैं इवेल्युएट करके ऐसे, मतलब पहले मैं ऐसे लिखती थी, जो बहुत पहले की बात है, जब मैंने ट्राई किया था तो मैंने उसमें डाला था जो इवेल्यूशंस के लिए। तो कुछ बच्चे ने इवेल्यूशंस की, तो उन्होंने बोला था ये नहीं करना है, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मैं कैसे फेथ कर लूँ कि ये नहीं करना है। तो जब मैंने टेस्ट लिखा तो सर ने भी ऐसा कमेंट नहीं दिया, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लिख सकते, उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने इस क्वेश्चन में स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी लिखा, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी लिखा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी मैं आप लोगों के लिए मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। इस तरीके से मैंने अपने आंसर्स को एंड किया। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। मेंशंस द मेजर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड डिस्कस हाउ यू कैन सी इट। तो 20 मार्क्स के थे, 12 मार्क्स गेन किए, तो मैक्सिमम 20 में 12 ही मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने आंसर, देखो फुल में तो फुल बिल्कुल नहीं मिल सकता, चाहे आप कितना भी आंसर्स अच्छे लिख लो, ये वो नहीं है, मतलब 10th-12th का पेपर नहीं है जो आपने लिख दिया और आपको बेस्ट आंसर्स के लिए फुल में फुल मिल गया। तो फुल में तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है गेन करना। तो इसमें डिमोटिवेटेड नहीं होना कि इसमें इतने इतने मार्क्स आए, क्योंकि मैं खुद जो कन्फ्यूजन में, फिर मैंने सर से पूछा तो उन्होंने नहीं नहीं मतलब इतने ही आते हैं, नहीं ये सफिशिएंट है, आपको एग्जाम में इसके कंपेरिजन में अच्छे ही आएंगे अगर आपने इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखा तो इस तरीके से मैंने किया अपने आंसर्स के एंड। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।